हेलो मेरे प्यारे साथियों, परवीन स्टडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, आप हैं मेरे साथ और मैं हूं प्रवीण कुमार और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्यारे दोस्तों, परवीन स्टडी क्लासेज के तरफ से जो एग्जाम अमृत के नाम से सीरीज चलाए जा रहे हैं, आज हम लोग उसी सीरीज में अगले सेशन के आगाज़ कर रहे हैं और इसमें भी मेरे प्यारे साथियों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और दोस्तों को शेयर करना न भूलिए। मेरे प्यारे साथियों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। परवीन स्टडी क्लासेज के नाम से टेलीग्राम चैनल है और प्रतिदिन इस टेलीग्राम चैनल पर शाम में करंट अफेयर्स का रिवीजन और साथ ही साथ स्टैटिक जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आते हैं जो खुद चैनल के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आप ज़रूर जोड़ें और हम लोग पहले प्रश्न से बनाते हैं। पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य नागालैंड में स्थित है। तो कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य नागालैंड में स्थित है? गुमटी वन्य जीव अभ्यारण्य, फाकिम वन्य जीव अभ्यारण्य, किताम वन्य जीव अभ्यारण्य या सिपाही जाला वन्य जीव अभ्यारण्य। तो कौन है? तो इसका सही जवाब होगा फाकिम वन्य जीव अभ्यारण्य जो है नागालैंड में स्थित है। कहाँ है? नागालैंड में। गुमटी वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो गुमटी वन्य जीव अभ्यारण्य त्रिपुरा में, कहाँ? त्रिपुरा में स्थित है। किताम वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये है सिक्किम में। कहाँ है? सिक्किम में। और सिपाही जाला वन्य जीव अभ्यारण्य, सिपाही जाला वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहाँ है? तो त्रिपुरा में है। कहाँ पर? त्रिपुरा में। चलिए, ये तो थे पहले प्रश्न के सारे ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कहता है सरसों का वैज्ञानिक नाम निम्न में से कौन है? सरसों का वैज्ञानिक नाम निम्न में से कौन है? ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस या ओरिया सटिवा, ट्रिटिकम एस्टिवम या फेलिस डोमेस्टिका। तो कौन है सरसों का वैज्ञानिक नाम? तो इसका सही जवाब होगा ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। सरसों का वैज्ञानिक नाम है, क्या है? ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। ओरिया सटिवा की बात करें तो ये है किसका? धान का। किसका है? धान का। और टिटिकम एस्टिवम की बात करें तो टिटिकम एस्टिवम किसका है? गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। क्या? गेहूं का वैज्ञानिक नाम है टिटिकम एस्टिवम। फेलिस डोमेस्टिका की बात करें तो फेलिस डोमेस्टिका किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये है कैट। कैट यानी बिल्ली। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? फेलिस डोमेस्टिका। कैनिस फैमिलियरिस की बात करें तो कैनिस फैमिलियरिस, कैनिस फैमिलियरिस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये है कुत्ता का। चलिए आगे बात करते हैं। कहता है कि जंतु के नाक, कान तथा गले के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? जंतु के नाक, कान तथा गले के अध्ययन के विज्ञान को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? आर्केनोलॉजी, राइनोलॉजी, मर्मिकोलॉजी या हर्पेटोलॉजी। तो जंतु के नाक, कान तथा गले के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं राइनोलॉजी। क्या? राइनोलॉजी। इसका सही जवाब क्या होगा? राइनोलॉजी। ऑप्शन ए में देख रहे हैं आर्केनोलॉजी, और एर्केनोलॉजी इसको कहेंगे। क्या कहेंगे? एर्केनोलॉजी। एर्केनोलॉजी का अध्ययन एर्केनोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो मकड़ियों का। किसका? मकड़ियों का। और भी बात करें मर्मिकोलॉजी, तो मिर्मिकोलॉजी का अध्ययन, मिर्मिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो चींटियों का। किसका? चींटियों का। ये भी याद रखिए। हर्पेटोलॉजी में सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत सरीसृपों मतलब रेप्टाइल्स जितने भी हैं उन सारे का अध्ययन हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कलहनकृत राज तरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? कलहनकृत कहने का मतलब कलहन के द्वारा जो रचित है राज तरंगिणी, उसमें कुल कितने तरंग हैं? 8, 9, 10, 11। कितने तरंग हैं? यूपीपीसीएस में मेंस 2015 का क्वेश्चन है। तो कलहन हम लोग जानते हैं कि कलहन द्वारा जो लिखा गया राज तरंगिणी का संबंध कश्मीर के इतिहास से है और इसमें टोटल जो है 8 तरंग हैं। कितने तरंग हैं? 8 तरंग हैं। लिखा गया था किसके समय में?
तो ये लिखा गया था जयसी, कश्मीर के शासक जयसी प्रथम के शासन काल में। किसके शासन काल में? जयसी के शासनकाल में। जयसी का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो जयसी का शासनकाल 1128 से लेकर के 1149 तक जयसी का शासनकाल कश्मीर में रहा। उसी के शासन के दौरान 1148 से लेकर के 1149 में कलहन ने अपनी महान कृति राज तरंगिणी, जो काफ़ी फेमस हुआ, को पूरा किया। राज तरंगिणी में कुल 8 तरंग हैं और इसमें टोटल जो है कितना 7826, कितना 7826 श्लोक हैं। प्रथम 3 तरंगों में अत्यंत प्राचीन काल का कश्मीर परंपरागत इतिहास का वर्णन मिलता है। चौथे से छठे तरंगों में कारकोट तथा उत्पल वंशों के इतिहास का वर्णन मिलता है और 7वें और 8वें तरंगों में लोहार वंश के इतिहास का अंकन मिलता है। किसका? लोहार वंश। और लोहार वंश का संस्थापक कौन था, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो कल राज तरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? 8 तरंग हैं। आगे बात करते हैं। फिर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये भी यूपीपीसीएस प्री 2010 का क्वेश्चन है। तो कौन है पृथ्वीराज चौहान के नाम से कौन जाना जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, पृथ्वीराज चौहान के नाम से पृथ्वीराज तृतीय। कौन? पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय को पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है। पृथ्वीराज तृतीय को पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ का शासक थे? तो अजमेर का शासक थे पृथ्वीराज तृतीय, जिन्हें पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है। 1177 से लेकर के 1192, कब से कब तक? 1177 से लेकर के 1192 तक पृथ्वीराज चौहान जो है अजमेर में शासन किए थे। इन्होंने सर्वप्रथम 1191 में, कब? 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। परंतु 1191 में मोहम्मद गौरी को पराजित किए, लेकिन 1192 में चंदेल के धोखाधड़ी के कारण 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराइन के द्वितीय युद्ध में क्या कर दिए थे? पराजित कर दिए थे। तो पृथ्वीराज चौहान के नाम से कौन जाने जाते हैं? पृथ्वीराज तृतीय। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला कहता है गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि वराह थी? किसकी उपाधि आदि वराह थी? वत्सराज की, नागभट्ट द्वितीय की, मिहिर भोज की या नागभट्ट प्रथम की? तो आदि वराह की उपाधि किसने धारण की थी? तो मेरे प्यारे साथियों, आदि वराह के नाम से गुर्जर प्रतिहार वंश जो थे मिहिर भोज, कौन? मिहिर भोज जो है उन्हीं को आदि वराह के नाम से या आदि वराह की उपाधि मिहिर भोज ने ही ग्रहण की थी। ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, मतलब विष्णु का उपासक थे और इसने आदि वराह एवं प्रभास जैसी उपाधि धारण की थी। कैसी? प्रभास। मेरे प्यारे साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे जरूर याद रखें। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई? किसके द्वारा? किस अधिनियम के द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1781 का संशोधन अधिनियम जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इसे भी एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है, या 1786 का अधिनियम। तो किस अधिनियम के द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई? तो ये रखी गई थी भारत के रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। और इसमें जो है बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बंगाल के गवर्नर को आपसे यदि प्रश्न करे कि किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया?
बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया? तो ये था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और इस प्रकार से बंगाल का पहला गवर्नर कौन बने? तो वारेन हेस्टिंग्स। कौन बने? वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर बने थे। तो ये भी याद आपको रखना है। और भी दो चार बातें हैं, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कहता है इसके द्वारा जो है, मतलब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा, किसके द्वारा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर, मतलब मद्रास जिसको आप चेन्नई के नाम से जाना जाता है, मद्रास मतलब चेन्नई एवं बंगाल के गवर्नर को, बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम किस अधिनियम के द्वारा दिया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया। और इस प्रकार से पहला गवर्नर कौन बने? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, जिनका कार्यकाल 1774 से 1785 था। और भी बात करें, जब मद्रास और बम्बई के, मतलब मद्रास, अब इसको मुंबई कहते हैं, चेन्नई और मुंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए थे। पहले क्या थे कि सभी प्रेसिडेंसी के गवर्नर एक दूसरे से अलग अलग थे, मतलब मद्रास के अलग थे, बंगाल के अलग थे और मुंबई के अलग थे। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा इन सारे की जगह के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल के नाम से जाना गया। इस अधिनियम के द्वारा 1774 में, मतलब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मतलब कौन सा? निजी, मतलब स्वयं का व्यापार नहीं कर सकते थे। और भारतीयों से उपहार और रिश्वत लेने पर रोक लगा दी गई। मतलब कोई भी कंपनी का कर्मचारी जो है न तो भारतीय से उपहार स्वीकार करेंगे और न ही उनसे रिश्वत का डिमांड करेंगे। चलिए, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये अधिनियम है मेरे प्यारे साथियों, आप इसे जरूर याद रखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। कहता है कि उर्वरकों में नाइट्रोजन, फास्फोरस मतलब फास्फेट जिसको कहते हैं, पोटेशियम, क्या? पोटेशियम, उर्वरकों का अनुपात क्या होता है? मतलब एनपीके कहने का मतलब क्या हुआ? नाइट्रोजन, फास्फोरस मतलब फास्फेट और पोटेशियम का संकेत होता है के, फास्फोरस का संकेत होता है पी और नाइट्रोजन का संकेत होता है एन। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या होता है 7, परमाणु द्रव्यमान 14, फास्फोरस का परमाणु संख्या होता है कितना? 15 और पोटेशियम का परमाणु संख्या होता है 19। तो उर्वरकों में एनपीके का अनुपात कितना होता है? तो सबसे पहले जानिए कि जो अन्य फसलों के लिए, अन्य फसलों मतलब अन्न दूसरा नहीं, ये अन्न माने पैदा, तो अन्य फसलों के लिए ये अनुपात जो होता है एनपीके का अनुपात जो होता है एनपीके, इसका अनुपात कितना होता है? तो 4:2:1, मतलब 4 भाग नाइट्रोजन, 2 भाग पोटेशियम, 2 भाग फास्फोरस और 1 भाग पोटेशियम होता है। जबकि जब दलहनी फसलों की बात करें तो दलहनी फसलों में एनपीके का अनुपात कितना होता है? तो एनपीके का अनुपात दलहनी फसलों में 1:2:1 होता है, 1:2:1। तो जब अन्य फसल की बात करें तो 4:2:1 और जब दलहनी फसल की बात करें तो 1:2:1 जरूर याद रखिए। उर्वरक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। पहले 2 स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर, पहले स्थान पर चीन, दूसरे स्थान पर यूएसए। कौन? दूसरे स्थान पर यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और तीसरे स्थान पर हमारा प्यारा भारत तीसरे स्थान पर उर्वरक के उत्पादन में स्थान रखता है। पोटासी उर्वरक के लिए भारत पूरी तरह से इंपोर्ट करता है। मतलब इंपोर्ट करने का मतलब क्या हुआ कि आयात करता है। पोटासी उर्वरक जो है भारत पूरी तरह से इस पर क्या करता है? आयात पर निर्भर करता है, आयात पर निर्भर है।
भारत में उर्वरकों की खपत में पंजाब जो है पहले स्थान पर है। कौन? पंजाब। और आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर है। ये भी याद रखिए। भारत को यूरिया की आपूर्ति करने वाला प्रथम मित्र देश, इसको मित्र देश भी कह सकते हैं, बहुत ही मतलब स्टार्टिंग पीरियड से ही शंकर दयाल शर्मा जो भारत के राष्ट्रपति हुए करते थे, उस टाइम से ही भारत और ओमान के बीच एक अच्छा डिप्लोमेटिक रिलेशन रहा है। तो ओमान जो है, कौन? ओमान। ओमान जो है भारत को कौन सा उर्वरक? यूरिया आपूर्ति करने वाला देश में शीर्ष स्थान पर है। ओमान में ही दग्म पोर्ट है जिस पर भारत का अधिकार भारत के बंदरगाह की तरह ही है। मतलब कि जिस प्रकार से भारत की कोई भी बंदरगाह का उपयोग भारत सरकार करती है, उसी प्रकार से ओमान के दग्म पोर्ट का उपयोग भी भारत सरकार उसी पूर्वक करती है। इसका नतीजा है कि डिप्लोमेटिक रिलेशन बहुत ही अच्छा है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कहता है निम्न में से किस योजना का मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन, किस योजना का मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन का विकास करना था? 7वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना या 6ठी पंचवर्षीय योजना? तो मेरे प्यारे साथियों 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन का विकास करना था। किस पंचवर्षीय योजना का? 8वीं पंचवर्षीय योजना का, जिसका कार्यकाल कब से कब तक है? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1992 से लेकर के 1997 तक है। कब से कब तक? तो 1992 से लेकर के 1997 तक 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है। भारत में इसी के मतलब 8वीं पंचवर्षीय योजना में ही 1 जनवरी 1995 को, कब? 1 जनवरी 1995 को WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। मतलब 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना हुई और उसी समय जो है भारत जो है WTO का सदस्य बना 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना भी चालू की गई 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। 1993 में कौन? प्रधानमंत्री रोजगार योजना। जब 6ठी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 6ठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो 1980 से 85 तक। और भी बात करें 7वीं पंचवर्षीय योजना, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना 80 से 85 ये हो गया 6ठी, तो ये हो जाएगा 85 से 1985 से कब तक? 1985 से 1990 तक। और 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो 2002 से कब तक? 2007 तक। 2002 से 2007 तक। चलिए आगे बात करते हैं। कहता है कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के काम में आने वाला उपकरण निम्न में से कौन है? कृत्रिम मौसम मतलब आर्टिफिशियल जो मौसम है उसको उत्पन्न करने के काम में आने वाला उपकरण निम्न में से कौन है? साइक्लोट्रॉन, साइटोट्रॉन, अल्टीमीटर या अनीमोमीटर? तो आप इसका सही जवाब क्या होगा? तो कृत्रिम मौसम जो उत्पन्न किए जाते हैं साइटोट्रॉन उपकरण के द्वारा कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने में काम आने वाला उपकरण है। जब साइक्लोट्रॉन की बात करें तो साइक्लोट्रॉन अधिक आवेशित कणों को त्वरित किए जाने वाला यंत्र है। क्या? अधिक आवेशित मतलब जो ज़्यादा चार्जेबल है, अधिक आवेशित कणों को त्वरित किया जाने वाला उपकरण का नाम क्या है? साइक्लोट्रॉन। और साइटोट्रॉन जो है, साइटोट्रॉन कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला उपकरण है। अल्टीमीटर वायुयान की ऊंचाई और अनीमोमीटर, अनीमोमीटर वायु की शक्ति और गति मापने वाला उपकरण है। तो वायु की गति और शक्ति किसके द्वारा मापी जाती है? अनीमोमीटर की। चलिए तो मेरे प्यारे साथियों ये तो थे आपके लिए 10 टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। आपको मुझे पूर्ण उम्मीद है कि पसंद आया होगा। यदि आया है तो मेरे प्यारे साथियों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।